हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानी के पार्ट 2 में, जिसका नाम है खेत बेचवा। जैसे कि हमने पार्ट 1 में सुना था कि पंडित जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। आइए उससे आगे का पार्ट सुनते हैं। पंडित रामदीन मिश्रा को तार हुआ। आपके बेटे की तबीयत खराब है, जल्दी बनारस आइए। पंडित जी किराया भाड़ा जुटाकर बनारस पहुंचे। बेटे की हालत देख फफक फफक कर रो पड़े। ठेकेदार और कंपनी के साथी नित्यानंद को पंडित जी के हवाले कर बनारस से निकल लिए। अब बुजुर्ग पंडित रामदीन ने अपने बनारस के रिश्तेदारों की सहायता से कुछ दिन अपने बेटे की देखरेख की। थोड़ा आराम हुआ। डॉक्टरों ने 1 महीने की मोहलत दी और पंडित जी से कहा, बाबा ऑपरेशन करना पड़ेगा, खर्चा ज्यादा है, तैयारी करके अगले महीने आ जाइएगा। पंडित रामदीन अपनी लेई पूंजी लगाकर बेटे को लेकर घर चले आए। नित्यानंद अभी उठ बैठ पाने में सक्षम नहीं था। उनकी पत्नी नित्यानंद को देखकर दिन भर उदास रहने लगी। घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। पंडित रामदीन बेटे के इलाज के लिए जगह जगह हाथ पसारने लगे थे। कभी पंडित जी का एक रुतबा था, लेकिन आज बेटे का मोह उन्हें मजबूर किए हुए था। नाते रिश्तेदारों, हेरी मेरी की मदद को जोड़कर इतना पैसा नहीं हो पा रहा था कि नित्यानंद का इलाज हो। नित्यानंद का कामकाज छूट जाने से घर का खर्च भी अलग जान मार रहा था। नित्यानंद के बच्चों के चेहरे पर लाचारी ने घेरा बना लिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पंडित जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। पंडित जी दरवाजे पर खटिया डाले बेना झल रहे थे। उजियारी रात थी। अकेली सोच में डूबे हुए थे। इकलौते बेटे को बचाने के लिए करे तो क्या करे। इस करवट उस करवट बदलते रात आधी पहर बीत चुकी थी। पंडित जी को नींद नहीं आई। एक झपकी आई तो सफेद साड़ी में उनकी बहू विधवा के वेश में नजर आ गई। पंडित जी की चियूक उठे। हड़बड़ा के चारपाई पर बैठ गए। पसीने से पूरी तरह भीग चुके पंडित जी को जब भान हुआ कि यह तो सपना था, उन्होंने गहरी सांस ली। अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। सोचते सोचते उनकी आंखें डबडबा आई। वे मन ही मन बुदबुदाए, विधाता, कौन सा ऐसा पाप किया हूं कि आज बेटे को इस हालत में देखना पड़ रहा है। पंडित जी सुबह तड़के उठे, नहा धोकर पूजा पाठ किया, शालिग्राम को नहलाया, तुलसी के 4 दाने मुंह में डाले, बेटे को प्यार से निहारा और कहा, बेटा घबराना मत, परमात्मा सब ठीक करेंगे। पंडित जी के चेहरे पर आज चमक थी। वे अपने इलाके के बनिया के पास पहुंचे। साहब जी ने जोर से जयरम्मी लगाई। पंडित जी पांव लागी। कैसे आना हुआ महाराज? पंडित जी ने कहा, आत्मा भाई, जान ही रहे हैं बेटा बीमार है, सोचा कि तुमसे मिलूं तो कुछ हर्ज गरज कहूं। आत्मा गुप्ता थे तो बड़े सेठ, लेकिन अपने बिरादरी के स्वभाव से बचे नहीं थे। उन्हें लगा कि पंडित जी कुछ उधार बाड़ी मांगेंगे। उन्होंने पंडित के कुछ कहने से पहले ही कह दिया कि बाबा, बड़ा घाटा चल रहा है व्यापार में, बड़ी देनदारी है, हाथ तंग है, नहीं तो मैं जरूर मदद करता। पंडित रामदीन ने कहा कि आत्मा भाई, बात वो नहीं थी। आत्मा ने प्रश्नवाचक निगाह से पंडित जी को देखा। पंडित जी ने कहा, आत्मा भाई, मैं अपना खेत बेचना चाहता हूँ, कोई ग्राहक होगा तो बताइएगा। पंडित रामदीन की आंख भर आई थी, लेकिन उन्होंने आंसुओं को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। आत्मा सेठ की आंख में चमक आ चुकी थी। पंडित रामदीन के शरीर में हल्की झुरझुरी सी हो रही थी। पैर कांप उठे थे। जो खेत उनकी अन्नपूर्णा था, उसी को बेचने की बात करते समय पंडित जी को अपार कष्ट हो रहा था। आत्मा ने तुरंत भाव बदलते हुए कहा, अरे पंडित जी, पहले आप बैठिए तो। पंडित जी को उसने तुरंत एक मुट्ठी किशमिश बढ़ा दी। लीजिए, पहले पानी पीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। पंडित ने हाथ से किशमिश को छुआ तक नहीं, पानी का लोटा खाली कर दिया। आत्मा ने हिसाब लगाते हुए बताया कि पंडित जी, आपके खेत की तरफ का जो रेट चल रहा है, उसके हिसाब से आपके पूरे खेत का 60,000 बन रहा है।
पंडित जी ने कहा, केवल 60,000? अरे आत्मा भाई, पिछले साल अलगू भाई अपना खेत तो 2 लाख रुपए बीघा के हिसाब से बेचे थे, फिर मेरे खेत का दाम इतना कम क्यों लग रहा है भाई? आत्मा सेठ ने समझाते हुए कहा कि पंडित जी, अलगू का खेत चक्रोड़ पर है और आपका खेत अंदर है, इसलिए इतना ही रेट मिलेगा। हाँ, आप चाहेंगे तो थोड़ा बहुत नरम गरम हो जाएगा। पंडित जी ने कहा, आत्मा भाई, मेरा खेत 16 आने मलियत है, 1 नंबर की पैदावार होती है, फिर इतना कम रेट? आत्मा सेठ ने कहा, किस युग में जी रहे हैं पंडित जी? अब तो जमाना गया। अब तो उसी जमीन का रेट है जो चक्रोड़ पर हो या सड़क पर। 4 आने और 16 आने मालियत का जमाना लग गया। पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्हें सोच में पड़ा देख आत्मा ने पूछा, क्या सोच रहे हैं पंडित जी? बोलिए तो कोशिश करूं। पंडित जी ने कहा, नहीं आत्मा भाई, बताता हूँ। पंडित रामदीन को आत्मा की बात कुछ जच नहीं रही थी। आत्मा के घर से उठे तो सीधे अपने पुराने यजमान ज्वाला जायसवाल को यहाँ पहुंचे। ज्वाला अभी कम उम्र का ही था। पंडित जी उसके यहाँ कथा वार्ता करते रहते थे। पंडित जी ने ज्वाला से अपनी आप बीती कह सुनाई। ज्वाला ने हिसाब लगाया और कहा कि बाबा, आपके खेत का 2 लाख रुपए बीघा के हिसाब से बड़े आराम से मिल जाएगा। यह सुन पंडित जी की सांस में सांस आई। ज्वाला ने कहा, बाबा, आपको जितना जरूरत हो उतना ही खेत बेचिए, क्योंकि जो बिक जाएगा उसका फिर मिलना मुश्किल है, और पूरा खेत बेच देंगे तो खाएंगे कहाँ से? पंडित रामदीन को ज्वाला की बात जच गई। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम देख लो, मुझे ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा। बात पक्की हो गई। ज्वाला बाबा रामदीन का 1 बीघा खेत 2 लाख रुपए नगद में खरीदेगा। आज रजिस्ट्री का दिन है। पंडित रामदीन धोती कुर्ता पहन रहे हैं। बेटा नित्यानंद उन्हें कातर भाव से देख रहा है। नित्यानंद की आंखों में आंसू है। पंडित रामदीन कठोर बने हुए हैं। वही पंडित रामदीन जिनके पसीने की एक एक बूंद इस खेत की मिट्टी में मिली हुई है, आज बिकने को तैयार है। नित्यानंद को रोते देख पंडित जी की भी आंख डबडबा गई। कहा, बेटा घबराओ मत, आधी खेती रहेगी ना, उसी में हम लोग जी खा लेंगे। बस भगवान से मनाना कि दोबारा ऐसी कोई मुसीबत न आए। जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारा इलाज होगा। इलाज के बाद जो बचेगा उसमें कोई छोटा मोटा रोजगार कर लेना। दोबारा पैसा कमाने फैक्ट्री मत जाना। मेरे जीवन का भरोसा नहीं है, जो कर रहा हूँ कर लेने दो। सोचा था कि जीते जी अपने खेत कभी नहीं बेचूंगा, पर विधाता को मेरा यह घमंड रास नहीं आया। पंडित रामदीन आज अपनी पीले रंग की झोली खुंटी पर टांग चुके थे। पंडित जी ने साइकिल उठाई और पहुंच गए रजिस्ट्री ऑफिस। ज्वाला कागज पत्र तैयार करवा रहा था। बाबा एक और बेंच पर बैठ गए। आने जाने वाले की निगाह उन्हें खुद को घूरती हुई लग रही थी। चेहरे पर कठोरता के भाव थे, अंदर बेचारगी थी, मानो हर घूरने वाले को कह रहे हैं कि मेरा खेत है, मेरी जमीन है, मैं बेचूं या चाहे जो करूं, तुमसे मतलब। मन दुखी भी हो रहा है। वो खेत जिसे वे जवान रखते थे, जिसकी मिट्टी से उपजे अनाज ने न जाने उनकी कितनी पीढ़ियां पाली थी, अब उनका नहीं रहेगा। दस्तावेज लिखे जा चुके थे। हाकिम के सामने पंडित रामदीन पेश हुए। हाकिम ने पूछा, आप अपना खेत बेच रहे हैं? पंडित रामदीन, जिनका चेहरा लाल हो चुका था, तेज आवाज में कहा, जी। पैसा पूरा पा चुके हैं कि नहीं? पंडित जी ने फिर कहा, जी, पा चुका हूँ। कितना बेच रहे हैं? पंडित जी ने कहा, 1 बीघा। हाकिम ने कहा, ठीक है, जाइए। रजिस्ट्री ऑफिस का पूरा हाल मौन होकर पंडित जी और रजिस्ट्रार की बातें सुन रहा था। पंडित जी लगभग कांपते हुए ऑफिस से बाहर निकले। उन्हें लग रहा था कि उनके शरीर का कोई हिस्सा आज कटकर उनसे अलग हो गया। अंगूठे पर लगी मोहर को काली शाही उन्हें खेत बेचवा कहकर चिढ़ा रही थी। पंडित जी अंगूठे पर लगी स्याही को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। कभी दीवार पर रगड़ते तो कभी बालों पर, कभी चापाकल चलाकर हाथ धोते, पर खेत बेचवा का निशान मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था।
पंडित जी की आंख जब भी अंगूठे पर जाती उन्हें लगता कि ऐसाई उन्हें खेत बेचवा कह रही है। पंडित जी लड़खड़ाते कदमों से साइकिल संभालते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते भर साइकिल की मुट्ठी पर अपनी हथेली को रगड़ते चले जा रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।